अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर। तो बच्चों, आज हम अपना 11वां सबक लेकर आए हैं खतूत। ये हमारा हिस्सा नस्र का अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सबक है। हमारे हिस्से नस्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसे लिखा है मिर्ज़ा गालिब ने। हम सभी जानते हैं कि आजकल खतूत का जो है रिवाज बहुत कम हो चला है। इसकी वजह भी हम जानते हैं कि आजकल जो है वो इंटरनेट है और जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इन सब के या मोबाइल फ़ोन्स है, इसकी वजह से जो है खतूत का जो है खतूत से कोई सरोकार ही नहीं है। हमको खतूत हम लिखते कभी ख़त हम लिखते कभी अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को, जब हमको उनसे कुछ बातें करनी होती हैं। लेकिन आजकल का दौर ऐसा है कि हम आँख झपकते ही जो है वो दूर से दूर ममालिक के रिश्तेदारों से बात भी कर सकते हैं और उनको मैसेजेस भी भेज सकते हैं। इसलिए अभी ख़त का सिलसिला बहुत ही कम हो चला है। लेकिन जब पुराने ज़माने में खतूत लिखे जाते थे तो मिर्ज़ा गालिब का नाम सफ़े अव्वल पर आता था। जिस तरह गज़ल और अशार में उनका नाम बहुत मशहूर है, उसी तरह खतूत में भी उनका नाम मशहूर है। तो देखते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पहली बात, एक ज़माना ऐसा था कि दूर दराज मकामात पर संदेशे पहुँचाने, संदेशे का मतलब होता है जो है वो हमारे जो भी ख़बर है वो पहुंचाने के लिए, हमारी बातें पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कागज़ के पुर्ज़े पर लिखा हुआ मुख्तसर सा पैगाम कबूतर के पैरों में बांध कर उड़ा दिया जाता था, जिससे वो मंजिल मकसूद तक पहुंचा आता था। जब डाक का निज़ाम कायम हुआ तो खतूत को अहमियत हासिल हुई। हमारे ज़माने में इंटरनेट और टेलीफ़ोन की सहूलियत के सबब खतूत का रिवाज ख़त्म सा हो गया है। ताहम अदबी खूबियों के सबब मकतूब निगारी हमारे अदब का हिस्सा बन गया है, यानी किताबें लिखना। जान पहचान में है। मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरे में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में उनके वालिद अब्दुल्ला बेग फौत हो गए थे, यानी उनका इंतकाल हो गया था। उनके चचा नसरुल्ला बेग ने उनकी परवरिश की। गालिब ने इब्तिदाई तालीम आगरे में हासिल की। 15 साल की उम्र में वो दिल्ली मुंतकिल हो गए थे। 1854 में ज़ौक़ जो है वो के इंतकाल के बाद मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद जो है वो मुक़र्रर हुए। कौन? मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने अगरचे अपने उर्दू कलाम के सबब शोहरत हासिल की, मगर उन्होंने फ़ारसी में भी बुलंद पाए की शायरी की है। गालिब ने मकतूब निगारी में अपने अलग राह निकाली। उन्होंने ख़त निगारी की रिवायती और रस्मी अंदाज़ को तर्क किया और ख़त को बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू और शख्सी जज्बात के इज़हार का ज़रिया बनाया। मकतूब निगारी में गालिब के खतूत को आला दर्जा हासिल है। ज़ेल में इनके मुख्तलिफ़ मौज़ूई खतूत दिए जा रहे हैं। उनके उर्दू खतूत का मजमुआ औदे हिंदी के नाम से 1868 में और दूसरा मजमुआ उर्दू मौला उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ था। मिर्ज़ा गालिब ने 15 फरवरी सन 1869 को दिल्ली में वफ़ात पाई। जो है हम बताना चाहते हैं आपको कि जो है मिर्ज़ा गालिब खतूत इस तरह लिखते थे जैसे कि जिनको वो ख़त लिख रहे हैं वो उनके सामने ही बैठा हो। मुंशी अब्दुल लतीफ़ और मुंशी शिवनारायण आराम के बारे में बताया गया। ये इनके गालिब के अजीज़ दोस्त मुंशी नबी बख्श हकीर के बेटे थे। इस दोस्ताना रिश्ते की वजह से गालिब को हकीर के अहल खाना का बड़ा ख्याल रहता था। इसलिए जब अब्दुल लतीफ़ के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो गालिब ने तहनीती ख़त भेजा था, उनको ख़त लिखा था। मुंशी शिवनारायण आराम, जिनका आराम के हैं, उनका तखल्लुस है। गालिब के दोस्तों में से थे मिर्ज़ा हरगोपाल तख्ता और आराम ने गालिब के खतूत मुरतब करने के लिए उनसे इजाज़त चाहिए थी, मगर उन्हें सख्ती से मना कर दिया गया। गालिब अपना पता गालिब दिल्ली लिखवाना चाहते थे, मगर आराम गालिब का मुकम्मल पता लिखते थे। इसलिए आराम के खतूत उन्हें सोरी तौर पर पसंद नहीं आते थे। आराम का अपना प्रेस था जहाँ गालिब की किताबें शाये होती थीं, यानी किताबें गालिब लिखते थे और किसके प्रेस में वो शाये होती थी, जो है आराम जिनका तखल्लुस है उनके सिर में वो जो है वो शाये होती थी। तो बच्चों, अभी हम देखते हैं कि तहनीती ख़त क्या है। बना मुंशी अब्दुल लतीफ़ को उन्होंने तहनीती ख़त लिखा था कि उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ था, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, यानी तहनीती ख़त यानी मुबारकबादी का ख़त। बखुरदार नूर चश्म अब्दुल लतीफ़ बाद दुआए दवाते दवा में दौलत व तूले उम्र मालूम करे। तूले उम्र यानी बड़ी उम्र। दवा में दौलत का मतलब होता है हमेशा मालदार रहना, यानी ये क्या है, ये दुआ है। दुआ देकर जो है उनको आगाह किया जा रहा है, शुरुआत की जा रही है। भाई साहब के कहने से मालूम हुआ कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बहुत मुझको खुशी हुई। अल्लाह ताला तुमको मुबारक करे और तुमको तुम्हारे बाप के साए तोफ़त और उसको तुम्हारे
ज़िले राफ़त में सलामत रखे, इसकी औलाद तुमको दिखलावे। तुम जो नाम रखो उससे मुझको इत्तला देना। मैं चाहता हूँ कि कोई नाम ऐसा मिले कि जिसके अदा से साले विलादत ज़ाहिर हो। वालिद दुआ, यानी वो उनको मुबारक देते हुए कह रहे हैं कि उनको हमेशा बाप का साया नसीब हो। साया अतूफ़त, साया अतूफ़त यानी कि बाप का साया, बाप की शफ़क़त मोहब्बत उनको अता हो। और ज़िले राफ़िद, ज़िले राफ़िद का मतलब, ज़िल का मतलब होता है साया और राफ़िद का मतलब होता है मेहरबानी, यानी हमेशा उन पर जो है वो मेहरबानी का साया हो, यानी कि उनकी जो है वो रहमत उन पर बरसे। इसकी औलाद तुमको दिखलावे और उसकी भी औलाद तुमको आगे नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी इतनी तवील हो। और तुम जो भी नाम लिखोगे हमको बताना, और नाम ऐसा रखना कि जिससे साले विलादत, नहीं वो जो पैदा हुए हैं उसका साल उनके नाम से ज़ाहिर हो, ऐसा कुछ नाम रखना है, ऐसा वो उनको कह रहे हैं। मरसला दोशंबा 10 मार्च 1851, यह कब रखा हुआ है? दोशंबा को लिखा हुआ है और 10 मार्च 1851 असदुल्ला। ठीक है, इसके बाद ये था हमारा तहनीती ख़त था। और तिजारती यानी बिज़नेस से रिलेटेड जो ख़त रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? तिजारती ख़त कहेंगे। देखते हैं इसमें क्या बना। मुंशी शिव नारायण आराम को लिखा था उन्होंने। क्या लिखा था हम देखते हैं अभी, उनको किस तरह से उन्होंने उनको मुखातिब किया था। जिस तरह इससे पहले हमने देखे किस तरह मुखातिब था। शफ़ीक़ मेरे मुकर्रम मेरे मुंशी शिव नारायण जो है वो साहब। रफ़ीक़ मेरे यानी कि मेरे दोस्त, मेरे शफ़ीक़, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मुझे जो है वो तुमको मुंशी शिव नारायण साहब को मुखातिब कर रहे हैं। वो साहब लिखकर जिसे हम सर लिखते हैं। मैं नहीं चाहता कि 2 जुज़ या 4 जुज़ की किताब हो। जुज़ का मतलब होता है हिस्सा या 16 सफ़े, हिस्सा या 16 सफ़े। हिस्सा जुज़ का मतलब होता है हिस्सा। ये 2 जुज़ या 4 जुज़ की किताब 6 जुज़ से कम ना हो, यानी कि कोई भी किताब एकदम छोटी ना हो, कम से कम उसके 6 हिस्से ज़रूर हो, ऐसा गालिब उनको बता रहे हैं। मस्तरूज़ 11 सत्र का हो मगर हाशिया 3 तरफ बड़ा रहे। हाशिया जो है 3 तरफ से हो और उसमें मस्तरूस 11 हो। मस्तरूस, मस्तर का मतलब होता है सत्र, सत्र यानी लाइन्स। सत्र यानी क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइन, यानी कितनी लाइन होना चाहिए उसमें। यानी कि छपाई होने से पहले ही लिख दिया जाता है कि कितने लाइन का रहेगा एक सफ़ा। और जो है इसमें 11 सतर होना चाहिए। एक सबक, एक पेज पे कम से कम 11 सतर होना चाहिए और 3 हाशिए होने चाहिए। शेराज़ी की तरफ का कम हो। शेराज़ा का मतलब होता है जो जिस तरफ सिलाई होती है उस तरफ जो है वो उस तरफ का हाशिया कम होना चाहिए। इसके सिवा ये है कि कापी की तस्हीह हो, गलतनामे की हाजत ना पड़े। आप ख़ुद मुतवज्जा रहिएगा और मुंशी नबी बख्श साहब को अगर कहिएगा तो वो भी आपके शरीक रहेंगे। और मिर्ज़ा तख्ता तो मालिक ही हैं, तो बता रहे हैं कि नबी बख्श को भी इसमें शामिल करके इसे जो है कंप्लीट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद है कागज़ शिवराम पूरी हो मगर सफ़ेद और मोहरा किया। कागज़ कैसा हो? शिवराम पूरी का हो और जो है वो उसका मोहरा, मोहरा यानी कि उसकी छापने को कहते हैं मोहरा। मोहरे का मतलब होता है छापा। मगर सफ़ेद और मोहरा किया हुआ और लौबदार हो। अब यहाँ पर जो हमको बताया गया है, लौबदार का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना चिकना पेज होना चाहिए। हम देख के लेते हैं पेज बहुत चिकना अच्छा लग रहा है, तो पेज के बारे में यहाँ पर जो है वो शिवरामपुरी एक कागज़ का नाम है। सफ़ेद, मगर सफ़ेद हो और मोहरा किया हुआ हो, उस पर स्टैम्प हो और चिकना हो। फिर ये कि हाशिए पर जो लुगात के माने लिखे जाए। एक हाशिया होता है उसमें क्या लिखा जाते हैं? उनके मायने लिखे जाते हैं। तो जो भी लुगात के मायने लिखे जाए तो उसके तर्ज़ तहरीर और तक़सीम दिल पसंद और नज़र फ़रेब हो। यानी देखिए आप लोग जो है इसमें जो अल्फाज मायने दिए जाते हैं, हम लोग इंग्लिश पढ़ते तो राइट साइड में मीनिंग्स दिए जाते हैं, वो दिलकश होने चाहिए। नज़र फ़रेब यानी अपने आप को अट्रैक्ट करने वाले, दिलकश होने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं वो। हाशिए की कलम बनिस्बत मतन की कलम के ख़फ़ी हो। हाशिए का जो हाशिया हम मारेंगे उसका जो कलम है उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? छोटी, एकदम बारीक होनी चाहिए। यानी मतन यानी जो हम लेटर लिख रहे, हम जो भी
उसका मवाद लिख रहे हैं, वो मवाद का जो अल्फाज हुरूफ वगैरह जो पेन या पेंसिल से लिखी जाए उसकी जो मोटाई, उससे इसकी मोटाई, किसकी मोटाई, हाशिए की मोटाई बारीक होनी चाहिए। मिर्ज़ा तख्ता को 5 जिल्दों का लिखा था, लेकिन अब 6 जिल्दें तैयार कीजिएगा। पहले उन्होंने 5 जिल्दों का लिखा था, लेकिन अब वो 6 जिल्दें बनाएंगे। जिल्द यानी उसके पार्ट्स। इन 6 जिल्दों की जो लागत पड़े, मैं व मुजर्रद तलब के फ़ौरन हंडी भेज दूंगा। यानी उसकी 6 जिल्द बनानी है हमको, और इसमें जो भी पैसा लगेगा, जो भी खर्च आएगा, मैं हंडी भेज दूंगा। हंडी भेज दूंगा मतलब होता है हम बोलेंगे चेक भेज दूंगा, पैसे भेज दूंगा, उसके लिखा हुआ है हंडी भेज दूंगा। ठीक है। 7 शुंबा 31 अगस्त 1858। 7 शुंबा पहले जो है वो 1 शुंबा, 2 शुंबा, 3 शुंबा, है ना, ऐसे जो है वो पीर मंगल बुध को लिखा जाता था। तो ये वैसे दिन लिखे हुए हैं। और 31 अगस्त 1858 राकिम असदुल्ला, है ना। इसके बाद जो है ताज़ियती ख़त। ताज़ियती ख़त हम कब लिखते हैं, जब कोई अफसोसनाक खबर हो तो उसको मतलब समझाने बुझाने के लिए ताज़ियती ख़त लिखते हैं। बनाम नवाब हसीन मिर्ज़ा को उन्होंने लिखा है। और जो है इससे पहले बच्चों यहाँ पे जो हमने पढ़े 2 शंबा जो हमने पढ़े थे, 2 शंबा का मतलब होता है पीर, और 7 शंबा भी हमने पढ़े हैं यहाँ पर। 7 शंबा, ये 7 शंबा का मतलब होता है मंगल। ये 7 शंबा का मतलब क्या है, मंगल, यानी कि ट्यूसडे। मंगल यानी ये है ट्यूसडे के बारे में बताया हुआ है, जो कि बातों ये सब शंबा से आज हम मुत्तफिक नहीं हैं। ठीक है। इसके बाद अभी हमारा तीसरा खत शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हमको जो ख़त दिया हुआ है वो ख़त जो है ताज़ियती ख़त है। किसके नाम है, नवाब हसीन मिर्ज़ा के नाम पर है ये। इसमें बताया हुआ है कि भाई साहब से शुरुआत हो रही है इसकी। भाई साहब, आज तक सोचता रहा कि बेगम साहबा क़िबला के इंतकाल के बाद मैं तुमको क्या लिखूं, कि इसके मुतालिक मैं क्या लिखूं। ताज़ियत के वास्ते 3 बातें हैं, इजहार गम, तलक़ीन सब्र, दुआए मग़फ़िरत। यानी उनका इंतकाल हो गया किसी का, तो वो बेगम साहबा का इंतकाल हो गया था उनके, तो वो ख़त लिखना चाहते हैं। तो उसमें बोले 3 चीज़ें अहम होती है जब हम लिखते हैं ताज़ियती ख़त। एक तो गम का इजहार करना, और उनको सब्र की तलक़ीन देना, और मग़फ़िरत की दुआ करना। सो भाई, इजहार गम तकल्लुफ़ महज़ है, जो गम तुमको हुआ है मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो। तलक़ीन सब्र बेदर्दी है, बस ऐसे मौके पर सब्र की तलक़ीन क्या की जाए। रही दुआए मग़फ़िरत, मैं क्या और मेरी दुआ क्या, मगर चूँकि वो मेरी मुरब्बिया और मौसिना थी, यानी दोस्त थी, दिल से दुआ निकलती हैं। यानी कि वो कह रहे हैं सब्र तो होना मुश्किल है, लेकिन लोग कहते हैं सब्र करो, तो मैं भी कह रहा हूँ सब्र करो। और दुआए मग़फ़िरत की बात है, क्या ही मेरी दुआ जो है वो कबूल हो, लेकिन वो मेरी मौसिना थी, तो मेरे दिल से ही ये दुआ निकलती है। मौसिना को दोस्त भी ले सकते हैं हम, या मौसिना का असल मतलब होता है एहसान करने वाली। मौसिन का मतलब होता है एहसान करने वाला। तो उस दिल से ही हमारी दुआ निकलती है। तुम्हारा यहाँ आना सुना जाता था, इस वास्ते ख़त न लिख सका। यानी मुझे लगा कि तुम इधर आने वाले हो, इसलिए मैं ख़त नहीं लिखा था। अब जो मालूम हुआ कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, दुश्मनों की तबीयत नासाज से मुराद है जिससे बात की जा रही हो उसकी तबीयत ख़राब है। लेकिन ये भी हमको पता चला, यानी कि वो इधर ही आने वाले थे, इसलिए तुम इस तरफ ही आने वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें ख़त लिखने में देरी हो गई। लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी तबीयत नासाज़ी की जगह लिखा हुआ है दुश्मनों की तबीयत नासाज है, और इस सबब से आना ना हुआ। ये चंद सतरें लिखी गई। हक़ ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे, वो उनको दुआ दे रहे हैं। बहुत ही आसान और अच्छे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है जो है ताज़ियती का, तुम्हारी खुशी का तालिब गालिब। ये था हमारा, यह 5 नवंबर 1866 को लिखा हुआ है। तो बच्चों ये हमारे ख़ुतूत थे, ये यहाँ पर हमारा जो है सबक कंप्लीट होता है। ये हमारे ख़ुतूत थे, तो यहाँ पर हमारा हिस्से नस्र जो है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर कुछ हमको इजाफ़ी मालूमात दी हुई है, वो इजाफ़ी मालूमात को भी एक मर्तबा हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। मकतूब या ख़त तरसील व अबलाग का एक ज़रिया है। इसकी इब्तिदा माक़बल तारीख़ से बताई जाती है। तहरीर को ख़त भी कहते हैं, जिसने बाद में अपने मानों में
कदर तब्दीली पैदा की। ख़त मुतक़िद अक़साम के होते हैं, जैसे कि निजी, सियासी, दफ्तरी, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं जो है वो फॉर्मल, इनफॉर्मल, उस तरह उर्दू में भी होते हैं। निजी है, सियासी है, दफ्तरी है, कारोबारी, इल्मी और ऐसे जिनका कोई भी मकसद न हो। निजी ख़त दो आदमियों के दरमियान आपसी मामले या मकसद के लिए लिखे जाते हैं और इन ख़तों में कोई तकल्लुफ़ नहीं होता, जैसे दोस्त या अहबाब को लिख रहे हैं। इनकी कैफियत रास्त गुफ्तगू की सी होती है। कभी कभी इन खतूत में आलमाना और ख़तीबाना अंदाज भी आ जाता है। मसलन अब्दुल कलाम आज़ाद के खतूत मकतूल मेयार के जज्बात का मजहर भी ख़त भी ही होते हैं। इससे खतूत में इंसानी अनासिर की शमूलियत यानी शामिल होना अदब की आम असनाफ़ के बारे में ज़्यादा हकीकी नज़र आती है और हम ख़त को खुद नोश्त सवाने के तौर पर भी पढ़ते हैं। उर्दू मकातीब पर शुरू में फ़ारसी का रंग नुमाया रहा। अलक़ाब व आदाब की तवालात, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल फ़ारसी खतूत की आम ख़ुसूसियत थी। उर्दू खतूत में भी यही तर्ज़ और रिवाज पाया जाता है, यानी जब खतूत लिखे जाते थे तो उसमें फ़ारसी अल्फाज का भी कुछ हिस्सा शामिल होता था। मिर्ज़ा गालिब ने इस रिवायत से इनहराफ किया और ख़त लिखने का एक नया अंदाज़ अपनाया। शुरुआत के जो ख़त लिखे जाते थे तो उसमें अल्फाज बहुत हार्ड होते थे, मुश्किल होते थे, तो मिर्ज़ा गालिब ने जो है नई तरीके से खतूत लिखने का एक तरीका राइज किया, यानी तहरीर में बातचीत का ढंग पैदा किया। इनके खतूत ने मकतूब निगारी को एक नया एतबार बख्शा, जिसको ख़त हम लिख रहे हैं एक नया एतबार बख्शा। तो बच्चों ये हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया। अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों में जो है शेयर कीजिए और अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।